एक बार फिर स्वागत है आपका। इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और अब लेकर हाजिर हूं वो बुलेटिन जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार। आपसे कोई भी खबर नहीं छूटेगी इस बुलेटिन में। आप देखेंगे हर खबर सिर्फ 1 मिनट में। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एनडीए सरकार बनाने की तैयारियों में अब जुट चुकी है। आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। लोकसभा चुनावों के नतीजे के बाद एनडीए सरकार बनाने की प्रक्रिया में जुट चुकी है। मंगलवार को जारी नतीजों के बाद नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम के तौर पर शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक बुलाई गई और इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। इस बैठक में गठबंधन पार्टियों का मंत्रिमंडल भी स्थान से लेकर पार्टियों के नेताओं के चयन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने को लेकर एनडीए की शुक्रवार को बैठक होने की संभावना है। आज शुक्रवार को होने वाली संसदीय दल की बैठक से पहले सरकार की रूपरेखा तय की गई। इसके साथ सभी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल की रूपरेखा पर भी मंथन हुआ। साथ ही मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले सहयोगी दलों की मांगों पर भी चर्चा हुई। बैठक में कई राज्यों में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। पहले खबर थी कि पीएम मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अब खबर है कि मोदी 9 जून को शपथ ले सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद देश को अब नई सरकार का इंतजार है। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनाने जा रही है। मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। पहले खबर थी कि पीएम मोदी 8 जून को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 8 या 9 जून को मोदी शपथ ले सकते हैं। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी पंडित नेहरू के लगातार 3 बार पीएम बनने वाले रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसमें विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, जिनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और मॉरिशस के शीर्ष नेताओं के शामिल होने की संभावना है। आपको बता दें कि जब 2014 में नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, तो शपथ ग्रहण समारोह में सार्क के 7 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। वहीं 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बिम्स्टेक देशों के नेताओं ने उनके शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया था। शेयर बाजार में मंगलवार को निवेशकों को करीब 30 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और इस मामले को लेकर अब राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। राहुल ने आरोप लगाया है कि ये स्टॉक मार्केट का बड़ा घोटाला है और इसकी जेपीसी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने एग्जिट पोल और नतीजों के दिन स्टॉक मार्केट में आई भारी गिरावट पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा। राहुल गांधी ने कहा कि ये स्टॉक मार्केट का बड़ा घोटाला है और इसकी जेपीसी जांच की मांग की है। हम जेपीसी चाहते हैं, हम इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं और देश इसकी सच्चाई जानना चाहता है। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये क्रोनोलॉजी है। पहली बार हमने नोट किया कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने और वित्त मंत्री ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी थी कि चुनाव के समय प्रधानमंत्री ने, होम मिनिस्टर ने और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टॉक मार्केट पर टिप्पणी दी। आपको बता दें 3 जून को शेयर बाजार में तगड़ी तेजी आई थी, लेकिन अगले दिन यानी 4 जून को बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली थी। अयोध्या में बीजेपी को मिली हार के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। लोकसभा चुनावों के रिजल्ट घोषित होने के बाद यूपी में सबसे ज्यादा चर्चा फैजाबाद अयोध्या सीट की हो रही है। यहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने बीजेपी के लल्लू सिंह को 54,000 वोटों से शिकस्त दे दी। इसको लेकर सियासी गलियारों में तरह तरह की चर्चा हो रही है। इस बीच समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों ने एक पुण्य काम के लिए गरीबों के आशियाने को नष्ट कर दिया, इसीलिए अयोध्या और आसपास के इलाकों के लोगों ने सरकार के खिलाफ मतदान किया है। लोगों के साथ अन्याय किया। आपने मार्केट की कीमत से जमीनें नहीं ली उनकी। जब लैंड एक्विजिशन करने के लिए आप चले तो आपने दबाव बना करके, झूठे मुकदमे लगा करके उनसे जमीन छीन ली।
न जाने कितने व्यापारियों को आपने दुख संकट पहुंचाया जो 100 साल से रह रहे थे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मुद्दों पर वोट दिया और जनता के मुद्दों पर ही ये चुनाव हुआ। बीजेपी की यूपी में बड़ी हार हुई है। अखिलेश ने यह भी कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार कभी भी बन सकती है। वहीं फैजाबाद सीट और अयोध्या से जीत का परचम फहराने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने इंडिया डेली लाइव से खास बातचीत की और बातचीत के दौरान अवधेश प्रसाद ने बड़ा दावा किया है। फैजाबाद सीट और अयोध्या से जीत का परचम फहराने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद ने बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर अयोध्या से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी उतारती तो भी समाजवादी पार्टी उन्हें हरा देती। मैं तो बड़ा ईगर था कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे खिलाफ लड़े, हमारे सामने लड़े। मोदी जी भी अगर लड़े होते तो फैजाबाद की महान जनता उनको भी शिकस्त देती। अवधेश प्रसाद ने दावा किया कि अयोध्या में जो लोग उजाड़ दिए गए उन्हें दोबारा बसाया जाएगा। उन्हें जमीनों का मुआवजा देने के लिए वो संसद में लड़ाई भी लड़ेंगे और जब केंद्र में सपा की सरकार आएगी तो उन्हें मुआवजा भी दिलाया जाएगा। अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी हर पहलुओं पर फेल रही है। इनका कोई मुद्दा नहीं था। इनका मुद्दा मंदिर मस्जिद हिंदू पाकिस्तान था, जबकि देश का मुद्दा महंगाई बेरोजगारी था। आज गुरुवार की सुबह तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात करते हुए नजर आए। इस मुलाकात के बाद में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बुधवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडी गठबंधन की बैठक हुई। गठबंधन के लगभग सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे, लेकिन अगले दिन गुरुवार की सुबह तृणमूल के अखिल भारतीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव के आवास पर नजर आए। वहां पर अभिषेक अखिलेश की मुलाकात हुई। उन्होंने करीब 45 मिनट तक बातचीत की। अभिषेक के साथ तृणमूल की ओर से डेरेक ओब्रियन मौजूद थे। बैठक में आखिर क्या चर्चा हुई, इस पर किसी भी पक्ष ने कुछ नहीं कहा। अभिषेक की वापसी के बाद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा उनके आवास पर नजर आए। इंडी गठबंधन की बैठक के बाद अखिलेश और अभिषेक की मुलाकात को लेकर अटकलें शुरू हो गई। इस बीच अखिलेश अभिषेक की मुलाकात के अलावा आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के घर पर भी शिवसेना के नेता संजय राउत नजर आए। बाद में आप नेता राघव चड्ढा और संजय सिंह अभिषेक के आवास पर गए। यही वजह है कि कई सारी अटकलें लगाई जा रही है। फिलहाल कहा जा रहा है कि ये एक साधारण शिष्टाचार मुलाकातें थी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने थप्पड़ मार दिया। इस घटना के बाद महिला जवान को निलंबित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से हाल ही में चुनाव जीती बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत से बदसलूकी की खबर सामने आई है। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद कंगना रनौत को सीआईएसएफ की एक महिला जवान ने थप्पड़ मार दिया। कंगना ने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है। वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया। और वहीं सीआईएसएफ कांस्टेबल कुलविंदर कौर का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया है, जिसमें वो किसान आंदोलन के वक्त कंगना के दिए बयान पर नाराजगी जता रही हैं। मेरी मां बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। फिलहाल घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। फिलहाल आरोपी महिला जवान को निलंबित कर दिया गया है। खबर है कि अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। अब ऐसे में उन्हें उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देना होगा। सूत्रों की माने तो करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब समाजवादी पार्टी देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। ऐसे में माना जा रहा है कि अब अखिलेश यादव केंद्र की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। सूत्रों की माने तो केंद्र की राजनीति में सपा की अहम भूमिका की कमान अखिलेश यादव खुद अपने हाथों में ले सकते हैं। ऐसे में उन्हें उत्तर प्रदेश की करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देना होगा। खबर है कि अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं। करहल विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अखिलेश यादव के विधानसभा से इस्तीफा देने के बाद नेता प्रतिपक्ष का पद भी खाली हो जाएगा और इस पद पर शिवपाल सिंह यादव की ताजपोशी की जा सकती है।
फिलहाल केंद्र की राजनीति में समाजवादी पार्टी की भूमिका कहीं ज्यादा अहम हो गई है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने की बात हुई तो भी अखिलेश को बड़े नेताओं से बातचीत करने की अहम जिम्मेदारी दी गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अधिकारियों के साथ में बैठक की है और इस बैठक में अधिकारियों को सीएम योगी ने कई तरह के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ में बैठक की और इस बैठक में अधिकारियों को जनता से जुड़े सभी कामों को सही समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी भी दी गई है। सीएम योगी ने खाली पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव खत्म होने के 48 घंटों के भीतर ही योगी ने सरकार के कामकाज को ट्रैक पर लाने की कवायद शुरू कर दी है। गुरुवार को उन्होंने पहले जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और फिर उसके बाद विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक कर योजनाओं, विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की। आला अफसरों से उन्होंने साफ कहा कि विभाग से जुड़ी हर एक व्यवस्था, हर एक परियोजना, हर मामले की जवाबदेही उनकी होगी। सीएम योगी ने अधिकारियों से कहा कि गांव हो या शहर, कहीं भी अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। बिजली तभी कटे जब बहुत जरूरी हो। अधिकारी फोन अटेंड करें, कहीं भी विवाद की स्थिति न बनने पाए। जेडीयू ने अग्निवीर योजना और यूसीसी के साथ में 4 मुद्दों को उठाकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। वैसे में मोदी सरकार के गठन से पहले जेडीयू ने जो मुद्दे उठाए हैं उनमें से नई सरकार में कई मुद्दों पर टकराव की संभावना जताई जा रही है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने सरकार गठन पर चर्चा के बीच अग्निवीर योजना और यूसीसी के साथ 4 मुद्दों को उठाकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। गुरुवार को केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए, इस पर विचार करने की जरूरत है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। कोई प्री कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनल सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, ये हमारे दिल और दिमाग में है। केसी त्यागी ने कहा कि अग्निवीर योजना पर नए तरीके से सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि एक बड़े तबके में असंतोष था। वहीं दूसरी तरफ अग्निवीर पर अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए। अखिलेश यादव ने कहा कि अग्निवीर को स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस बार विपक्ष की आवाज नहीं दबेगी। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। जयंत जी से बातचीत करेंगे। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। फिलहाल मोदी सरकार के गठन से पहले जेडीयू ने जो मुद्दे उठाए हैं उनसे नई सरकार में कई मुद्दों पर टकराव की संभावना जताई जा रही है।